सुप्रभात बच्चों। हम अध्याय 14 के अंदर ठेले पर हिमालय का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें धर्मवीर भारती के द्वारा अपने एक यात्रा वृत्तांत और अपनी इस रचना के अंदर यात्रा वृत्तांत की जो रचना की उसके अंदर ठेले पर हिमालय किस प्रकार से उनके मन में ऐसे विचार आए, ऐसा शीर्षक उत्पन्न हुआ, इसके बारे में बच्चों पढ़ चुके हैं। और फिर किस तरह से वो हिमालय की यात्रा के लिए यानी पहले भी जा चुके थे और अब वो उत्तराखंड के जो कौसानी क्षेत्र वहाँ पर भी वो हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य को माल के दर्शन करने के लिए अपने मित्र के साथ यानी यात्रा पर निकलते हैं। तो किस तरह से वो अपना वर्णन करते हुए बताते हैं कौसानी यात्रा की किस तरह से वो बर्फ़ के जो शिखर हैं उनको एकदम नज़दीक से देखने के लिए उनके मन के अंदर जो लालसा है उसको पूर्ण करने के लिए वो यात्रा करते हुए किस तरह से अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए वो जो नैनीताल है, जो रानीखेत है, मजगौली है, वहाँ की यात्रा करते हुए कोसी पहुँचते हैं। तो उसकी यात्रा वृत्तांत करते हुए वो बताते हैं बच्चों। तो हमने पढ़ा था कि किस तरह से अपने मित्र के साथ वो एक और बस लॉरी के द्वारा यात्रा करते हुए जाते हैं और रास्ते में किस प्रकार से उनको अनेक कठिनाइयाँ मालूम झेलनी पड़ती है। एक नौसिखिया जो ड्राइवर था उस बस में बैठे थे और किस तरह से वो उस डरते हुए उसे यात्रा की और आखिर में जाकर जब वो जहाँ पर कौसानी जाने वाला एक रास्ता था उस और एक रास्ता जो अल्मोड़ा जाने वाला था उस चौराहे पर उतर जाते हैं और किस तरह से जो उनके जो मित्र शुक्ल जी आने वाले थे उनका इंतज़ार करते हैं बैठकर और वो बुरी तरह से थके हुए भी थे और जिस बस में वो यात्रा कर रहे थे उसको जो नौसंख्या ड्राइवर था किस तरह से वो उस बस को चला रहा था तो उससे भी वो भयभीत थे, उनके चेहरे पर डर था और उस डर के कारण जो उनकी थकावट थी चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी। लेकिन जैसे शुक्ल जी मान लो अन्य बस से लॉरी से उतरते हैं तो उनको देखते ही उनके मन और जो चेहरे पर जो डर था वो सारा किस तरह से काफूर हो जाता है यानी चला जाता है और किस तरह से वो एक तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं कि उनके साथ आगे की जो यात्रा है वो कितनी सुखद रहने वाली है। और वो ये भी मानते हैं कि ये जब शुक्ल जी जैसा अगर सफ़र मान लो का साथी साथ में हो तो किस तरह से वो एक पुण्य मान लो जन्म पिछले जन्म में जो पुण्य है कि वे मिलते हैं कि तभी उनके साथ सफ़र करने का मौका मिलता है और उनके साथ यात्रा करने का जो उत्साह मिलता है वो कुछ और ही प्रकार का होता है यानी किसी भी प्रकार की थकान या सुस्ती बिल्कुल पास भी नहीं फटकती। तो इस तरह से आगे करते हुए कहते हैं फिर आगे वो शुक्ल जी के किस प्रकार से उनके शरीर के बारे में उनके जो व्यक्तित्व है उनके बारे में अध्ययन करते हुए या मान लो यहाँ पर रचना करते हुए बता रहे। तो आगे हम अध्याय नंबर ये पेज नंबर 66 के ऊपर अध्ययन करेंगे बच्चों। तो आप बुक में अपने साथ बुक में ध्यान देंगे सभी। तो शुरू करें। पर शुक्ल जी के साथ ये नई मूर्ति कौन है, लंबा दुबला शरीर यानी उनके साथ भी एक साथी था, वो कौन है उनको वो नहीं जानते थे यानी क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि वो नहीं जानते कि वो एक लंबा दुबला पतला शरीर वाला सांवला चेहरा एमिल जोला सी दाढ़ी ढीला ढाला पतलून कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जर्किन और बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा या बाइनाकुलर मतलब दूर से आइडिया कर रहे हैं कि उनके साइड में भी एक तरह इस तरह से या तो थर्मस हो सकता है या कैमरा हो सकता है या एक बाइनाकुलर जैसा कोई अंतर है हो सकता है। और खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब की और एक अलग ही प्रकार की मतलब वेशभूषा लंबा मालो पतला शरीर और उसी प्रकार की ऐसी ढीली ढाली पतलून यानी ऐसी पैंट पहनी हुई थी और एक के अलग ही प्रकार के नज़र आ रहे थे। बाबू साहब की चाल भी अलग थी। तो ये दुबला पतला दुबला मुझ जैसा ही सिंखिया शरीर मतलब एकदम पतला शरीर और उस पर आपको झूमते हुए आना और फिर उसके ऊपर वैसी ही चाल और वैसी वस्त्र पहने हो तो बच्चों कुछ अजीब ही प्रकार का वालों एक तरह से व्यक्तित्व नजर आता है। तो ऐसा नजर आ रहा था वो व्यक्ति। मेरे ने चेहरे पर निरंतर घनी होती हुई उत्सुकता को ताड़कर शुक्ल जी ने कहा यानी शुक्ल जी ने भी ताड़ लिया कि वास्तव में इस जो मेरे साथ व्यक्ति है इसके बारे में ये कुछ जानना चाह रहे हैं या इनके मन में कुछ चल रहा है इनके प्रति। तो वो उसको समझ गए। उन्होंने जल्दी से समझ कर ताड़ कर मतलब होता बच्चों समझना यानी अंतर मन की बात को समझना या मतलब हाव भाव को समझना। ताड़ने का मतलब ये होता है बच्चों
हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं सेन। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं ये सेन। अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार भी मिला है इनको। तो उसी रुपए से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम लोगों के साथ सेन घुल मिल गया और कितना मीठा था हृदय से वह। वैसे उसके कर्तव्य आगे चलकर देखने में आए, यानी कि जैसे जैसे आगे हम सफ़र करते गए उनके साथ, तो उनका जो व्यक्तित्व था वो बड़ा, मतलब उनका जो मधुर व्यवहार और वो एक हृदय से भी बड़े मधुर थे, मीठे थे। यानी उनके वाणी थी वो बड़ी मधुर थी। उनके जो मतलब हाव भाव थे, व्यवहार था वो भी बड़ा उचित और सदाचार युक्त था। तो इस तरह से उनके यहाँ पर उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हैं लेखक। फिर कहते हैं कि कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कल कल करती हुई कोसी, मतलब यहाँ पर कोसी नदी की बात हो रही है बच्चों, कि कल कल करती हुई जो कोसी नदी बहती है वो बड़ी ही, मान लो उसकी आवाज़ करती बड़ी अच्छी लगती है। किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मकबली खेत, यानी उस कोसी नदी के किनारे पर जितने भी बसे हुए गांव हैं, वहाँ की हरियाली है, उसका वर्णन करते हुए यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी। और घाटी कहते हैं बच्चों एक तरह से वादी, यानी चारों तरफ पहाड़ियाँ होती हैं और बीच में एक ऐसा समतल मैदान, यानी इस तरह से अलग अलग होते हैं। फिर कुछ पहाड़ आ जाते हैं, फिर पहाड़ों के बीच में इस तरह से मिट्टी भरी हुई और उसके अंदर एकदम समतल कुछ खेत भी होते हैं, मान लो आबादी भी, यानी कि कुछ मान लो कह सकते हैं गांव के रूप में, यानी इस प्रकार के वहाँ पे लोग भी निवास करते हैं, उनके घर बने हुए होते हैं। तो इस प्रकार की जो घाटी यानी कि वो वादी के रूप में कहलाती है। हरी भरी एकदम, और एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी, डाक खाने, चाय की दुकानें, कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाली नदी के नालों पर बने हुए पुल, ये वहाँ पर निरंतर सड़क के पास पास आते ही जा रहे थे। कहीं कहीं पर सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती मतलब जाती थी, टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। मतलब अजगर के समान एकदम बार बार घुमाव लिए हुए, उबड़ खाबड़, ऊपर नीचे, इस प्रकार की एक सड़क नज़र आ रही थी। रास्ता सुहावना था, यानी यहाँ पर उस सड़क का मतलब भी वर्णन करें कि किस प्रकार से वो जो रास्ता था वो बड़ा सुहावना भी था। उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमें भी तंद्रालस बना रहा था। तंद्रालस मतलब तंद्रा युक्त, यानी उसकी वहाँ की जो नमी थी या ठंडी ठंडी हवा थी वो भी हमें एक आलस्य युक्त कर रही थी। हमें धीरे धीरे जैसे हमारी आंखों में थकावट के कारण जो एक आलस का रूप ले रही थी और नींद आने चाह रही थी, पर ज्यों ज्यों बस आगे बढ़ रही थी हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। निराशा छाती मतलब निराशा प्रकट होती जा रही थी कि अब तो हम लोग कौसानी के नज़दीक हैं। कोसी से 18 मील चले आए, कौसानी सिर्फ 6 मील है, पर कहाँ गया वह अतुलित। यानी यहाँ पर वर्णन करें कि जो पहले का जो वातावरण नज़र आता था या वो पहले वाला दृश्य जो नज़र आता था वो कहाँ गया, अब वैसा नज़र क्यों नहीं आ रहा। यानी इस प्रकार से लेखक के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न किए हुए इस प्रकार के विचार कौंध रहे थे उनके मन में। फिर वो कहते हैं कि सौंदर्य व जादू तो कौसानी के बारे में सुना जाता था। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कौसानी से अधिक मोह है। यानी कि यहाँ पर भी एक सहयोगी की बात भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो सहयोगी हैं उनके थे, या उनके जो ऐसे एक राइटर सहयोगी थे, वो वर्णन करते हुए कहते हैं कि मुझे जम्मू कश्मीर से ज़्यादा जो उत्तराखंड का जो कौसानी क्षेत्र है वो मुझे बड़ा अधिक मतलब मोह लगता है, यानी कि मोहता है, मुझे आकर्षित करता है। और गांधी जी ने यहीं अनासक्ति योग लिखा था और कहा था कि स्विट्ज़रलैंड का आभास कौसानी में ही होता है। तो यानी यहाँ पर भी स्विट्ज़रलैंड के मान एक तरह से तुलना की जा रही है कि स्विट्ज़रलैंड जैसा ही है। यानी हमारे भारत का जो उत्तराखंड का कौसानी क्षेत्र है वो स्विट्ज़रलैंड का अनुभव कराता है। तो इस तरह से भी यहाँ पर उनकी बड़ाई की गांधी जी ने और उनके मित्र ने भी। ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर है किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं ही है। मतलब यहाँ पर भी उनके जो अंदर एक आकर्षण था कौसानी के प्रति लेखक के, और वो यात्रा करते हुए देख रहे थे कि ऐसी तो ऐसी यहाँ पर कोई विशेष बात नहीं है, ऐसी कोई खास बात भी नहीं। यहाँ के खेत, नदी, घाट
खेस मतलब गांव सुंदर है, किंतु इतनी भी प्रशंसा के योग्य तो नहीं है। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे, और ज्यों ज्यों कौसानी नज़दीक आता गया त्यों त्यों अधैर्य फिर असंतोष और अंत में क्षोभ हमारे चेहरे पर झलक आया। यानी पहले अधैर्य मतलब धैर्य रख नहीं पा रहे थे हम कि हम किस क्षेत्र में आ गए, जैसा हम सोच कर आए थे बिल्कुल वैसा अभी तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। फिर हमारे अंदर एक मन में असंतोष भी पैदा हो गया कि क्या किस लिए आए थे और क्या देख रहे हैं। और फिर अंत में क्षोभ यानी जो दर्द था वो चेहरे पर झलक भी आया। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी? हमारी इन भावनाओं पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे, यानी एकदम चुप थे, सभी आराम से बैठे थे। जिस चाह की वो रखते थे वैसा अभी तक उन्होंने कुछ देखा नहीं। सहसा बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया, यानी सहसा यानी अचानक बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया और डाल पर चढ़ने लगी। अब जो डाल थी उसके ऊपर यानी ऊंचाई पर वो चढ़ने लगी थी बस। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है उस पर बिल्कुल शिखर पर कौसानी बसा हुआ है, यानी एकदम ऊंचे शिखर के ऊपर जो कौसानी जो क्षेत्र था या जो स्थान है वो बसा हुआ है। कौसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है, फिर एक यानी ऊंचाई पर जिस बल बस रही थी कौसानी की तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जो ढाल थी वो एकदम मतलब एक दूसरी तरफ ढाल के रूप में थी। कौसानी एकदम ऊंचा बसा हुआ था। कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव, बर्फ का तो कहीं नाम निशान नहीं। बिल्कुल ठगे गए हम लोग, यानी कि जिस कौसानी के लिए हम आए थे पर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कोई बर्फ नहीं। यानी जिस बर्फ की जो हम कल्पना करके जिस शीर्षक को माध्यम बनाकर जिस रचना के तहत हम वहाँ से निकले थे, पर ऐसा तो कुछ नज़र आया नहीं, कुछ भी नहीं जैसा हम चाह रहे थे। बिल्कुल एकदम उजड़ा हुआ सा, रूखा सा, सूखा सा बिल्कुल। तो यहाँ पर वो जो लेखकगण थे वायदे वो कहते हैं हम तो बिल्कुल ठगे गए, कितनी परेशानी, कितना मान लो इस तरह परेशानी झेलते हुए हम इस रास्ते से आए हैं। कितना खिन्न था मैं, यानी लेखक बता रहे कि मैं कितना खिन्न हो गया था, यानी मेरे अंदर एक अलग ही प्रकार का भाव सा उत्पन्न हो गया, रूखा सा। अन्न खाते हुए बस से उतरा, मतलब अन्न खाते हुए मतलब न चाहते हुए भी बस से उतरा कि जहाँ था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रह गया। यानी ऐसे एकदम उतरते हुए ऐसा लगा जैसे मैं पत्थर की मूर्ति बन गया हूँ, बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह एकदम स्तब्ध, चुपचाप, मन में कुछ संशय लिए हुए खड़ा था। कितना पार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में, लेकिन जैसे ही वो उतरे उस बस से और जब सामने उनकी नज़र गई तब देखा कि कितना अपार सौंदर्य, यानी कि जो दृश्य सामने का था उस कौसानी से जो नज़र आ रहा था सामने की तरफ उस ढाल के अंदर, वो एक अद्भुत नज़ारा सामने नज़र आता है। इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह जो क्ल्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है, इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। यानी यहाँ पर यक्ष और किन्नर यानी कि जो पहले जो समय के उस युग के समय की बात हो रही है बच्चों, जहाँ पर महाभारत का यहाँ पर जहाँ पर पांडवों ने यक्ष के प्रश्नों के उत्तर दिया था उस नदी पर, ये वहाँ की बात हो रही है बच्चों। 50 मील चौड़ी यह घाटी हरे मखमली कालीनों जैसी खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे सफेद सफेद पत्थरों की कतार, इधर उधर से आकर आपस में उलझा जाने वाली बैलों की लड़ियां सी नदियां। मन में बेसाख्ता यही आया, मतलब बेसाख्ता मन में अब ऐसा जैसा संशय था बिल्कुल उसके विपरीत इस प्रकार के मान लो एक जिसकी कल्पना नहीं कर रहे थे वो, या वो सोच नहीं सकते थे, या जिसको देख उनके मन में संशय पैदा हुआ, वो किस प्रकार से उनको आज एक तरह से मतलब ऐसे नहीं कह सकते थे कि आप ऐसी उम्मीद भी वो नहीं कर रहे थे कि उनको इस तरह से देखने को मिलेगा। और यही आया कि इन बैलों की लड़ियों उठाकर कलाई में लपेट लूँ, मतलब मन में बेसाख्ता, मतलब मन में अब उनकी जो सौंदर्य था वो अब बस में नहीं आ रहा था, या मतलब समा नहीं रहे थे वो अपने मन के अंदर। और वो इस तरह से सोच रहे थे कि मैं ऐसा कुछ कर लूँ कि जो बेलें हैं या जो ये लताएं हैं उनको मैं अपनी लड़ियाँ बनाकर अपनी कलाई के अंदर लपेट लूँ।
आँखों से लगा लूँ, यानी इस तरह से उस सौंदर्य को वो अपनी आँखों में समा नहीं पा रहे थे, यानी उस प्राकृतिक सौंदर्य देखकर उनका मन इतना मतलब गदगद हो गया था। अकस्मात हम एक दूसरे लोक में चले आए थे, मतलब अचानक, यानी जिस तरह से उनके भाव उतरते हुए था, लेकिन जैसे ही उनकी आंखें एकदम सामने के सौंदर्य देखा तो स्तब्ध रह गए। और किस तरह से उसके बाद में लेखक वर्णन करते हुए वहाँ के सौंदर्य की जो बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो अकस्मात अचानक ही जैसे एक किसी दूसरे यानी स्वर्गलोक में चले गए हों, जैसे यानी उस भूलोक से इतना सुकुमार, इतना यानी इतना सुकुमार यानी इतना मतलब अनछुआ एक इस प्रकार का दृश्य है, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ, इतना निष्कलंक, मतलब किसी प्रकार का कोई कलंक, मतलब कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। इस प्रकार इस धरती पर से तो जूते उतार कर पाँव पहुँच कर आगे बढ़ना चाहिए, मतलब इतना प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मतलब यहाँ पर लेखक अपने मन के अंदर समा नहीं रहे थे, यानी कि जिस तरह से वो एक कल्पना नहीं कर रहे थे, जिस एक दूसरे भाग के अंदर उन्होंने बता रहे हैं कि किस तरह से वो जब उतरे थे तब उनकी प्रतिक्रिया हो रही थी, वो सोचते हम ठगे गए, हम किस रास्ते आ गए, हम कहाँ आ गए। लेकिन जैसे जिस ऊंचाई पे चढ़कर दूसरी ढलान के अंदर जब उन्होंने इस प्रकार का दृश्य देखा, नज़ारा देखा, तो वो किस तरह से उसने मतलब सोचते हैं कि ये तो धरती स्वर्गलोक के समान है, एक देव भूमि नजर आ रही है, यहाँ तो हमें जूते उतार कर पाँव पहुँच कर ही आगे बढ़ना चाहिए। यानी उसकी इतनी सुकुमारता, उतनी मान लो एक पवित्र भूमि नजर आ रही थी कि वहाँ पर जूते रखना भी मान लो एक गलत था। तो धीरे धीरे मेरी निगाहों ने इस घाटी को पार किया जहाँ ये हरे खेत, नदियाँ, वन, क्षितिज के धुंधलेपन में, क्षितिज कहते हैं बच्चों, जहाँ पर पृथ्वी और जो आकाश हैं वो मिलते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर सूर्य में छिपता हुआ या उगता हुआ नजर आता है, यानी ऐसा एक आभास जहाँ पर हमें लगता है जैसे पृथ्वी और आकाश दोनों मिल रहे हो, तो वो जगह उस जगह को हम क्षितिज कहते हैं। तो यहाँ पर क्षितिज के धुंधलेपन में मतलब उस चीज जहाँ पर पृथ्वी और आकाश जो मालूम मिलते हुए नजर आते हैं, सूर्य छिपता हुआ नजर आता है, तो वहाँ पर जो यहाँ पर धुंधलापन नजर आ रहा था ओस का, या कह सकते हैं धुंध रूपी, और नीले कोहरे में घुल जाते थे। वहाँ पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास अनुभव किया, कि छोटे छोटे पर्वत है वहाँ पर। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं। कुछ देर बाद उन बादलों की निगाहें भटकती रही, अकस्मात फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा, यानी एक अलग ही प्रकार का विस्मय, यानी आश्चर्यचकित कर देने वाला एक हमारे मन के अंदर भी एक धक्का सा लगा कि किस तरह से धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में यह कौन चीज़ है जो अटल है, मतलब अटल है, निश्चित ही है। यह छोटा सा बादल के टुकड़े सा कैसा अजब रंग है इसका, न सफेद न रुफैला न हल्का नीला, पर तीनों का आभास देता, मतलब एक अलग ही प्रकार के दृश्य के रूप में, बादल के रूप में एक टुकड़ा में नजर आ रहा था, तो बड़ा हमें आश्चर्यचकित कर रहा था। क्या बर्फ तो नहीं है? हाँ जी, यानी कि इस प्रकार का जो एक दृश्य नजर आता था बर्फ का टुकड़ा के रूप में, जिस बर्फ की कल्पना करते हुए लेखक यहाँ उनको खींच लाई थी, वो बर्फ का दृश्य जब उन्हें दिखाई दिया तो किस तरह से उनके मन के अंदर उसके प्रति एक विस्मय पैदा हो जाता है बच्चों। तो अकस्मात यानी अचानक बिजली सा यह विचार मन में कौंधा, यानी मन में एक ऐसे विचार आया कि इस घाटी के पार वह नगाधिराज पर्वत सम्राट विद्या हिमालय है, यानी कि जो मतलब उसके पार जो नजर आ रहा है वो बिल्कुल वो नगाधिराज यानी जो पहाड़ों का राजा पर्वत सम्राट हिमालय है, और इन बादलों ने उसे ढक रखा है, यानी कि जो ये दृश्य नजर आ रहा है मैं इसके पीछे, वो निश्चित ही वही जिस हिमालय की हम कल्पना करके आए थे, वो बर्फ से ढका हुआ ऐसा पर्वत जिससे हम उम्मीद करके आए थे वही है। वह क्या वह हमारे सामने है, उसका एक छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर, यानी बिल्कुल एक बच्चा सा मालूम रूप मालूम नजर आने वाला वह शिखर बादलों की खिड़की से जैसे हमें झांक रहा हो या हमें बता रहा हो कि हाँ मैं वही हूँ जिसके लिए तुम आए हो। तो मैं हर्षातिरेक मतलब हर्ष से, यानी कि यहाँ पर खुशी के मारे कह सकते हैं बच्चों कि मैं खुशी के मारे चीख उठा। बर्फ वह देखो, शुक्ल जी, सैन सभी ने देखा, पर अकस्मात वह फिर लुप्त हो गया, लगा उस बाल शिखर जान किसी के अंदर खींच लिया हो, यानी ऐसा लगा
कि वो बाल यानी एक बालक जैसे रूप में था और जैसे किसी ने उसको खींचकर अंदर कर लिया हो। इस तरह से लगा खिड़की से झांक रहा है, कहीं वह गिर न पड़े, यानी इस तरह से मालूम लगा कि वो एक जो छोटा सा दृश्य मुझे नजर आया वो उसको जैसे मानो किसी ने बच्चा समझकर जैसे उसको अंदर खींच लिया हो, कहीं वह खिड़की से झांक रहा था कि वह कहीं नीचे नहीं गिर जाए। तो इस तरह से उस बालपन को किसी ने जैसे छुपा लिया हो। तो यहाँ लेखक किस प्रकार से अपने मन के विचारों को प्रकट करते हुए यहाँ पर कहते हैं कि वो प्राकृतिक सौंदर्य की छटा देखकर हमारा मन बड़ा प्रफुल्लित हो रहा था, और उसके अंदर जब थोड़ा सा उस बाल की तरह हमें जब उस हिमालय के जो दर्शन हुए तो वो बड़े मतलब एक तरह से मन को आकर्षित करने वाला था। तो यहाँ आगे कहते हैं कि पर उस एक क्षण के हम हिम दर्शन ने हमें जाने क्या भर दिया था। सारी खिन्नता, निराशा, थकावट सब छू मंतर हो गई। हम सब आकुल हो उठे, यानी उसके प्रति व्याकुल उठे उसे देखने के लिए। हमारे अंदर एक नई लालसा जाग उठी कि अभी ये बादल छंट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा। मतलब जब वो बालपन यानी छुपने मतलब है कि मतलब खींचने मतलब है उसके आगे बादल आ जाना, यानी वो जो हमें छोटा सा एक भाग हिमालय दिख रहा था वो बादलों के बीच छुप जाता है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि जब ये बादल हटेंगे तो हमें फिर दिखाई देगा निरावृत, बिल्कुल बिना किसी बाधा के हम उस निरावृत कहते हैं बच्चों, यानी कि सामने का जो आवृत है दृश्य है वो हमें नजर आएगा जब जैसे बादल हटेंगे। और असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी। यानी इस तरह से यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बादलों ने उसको ढक रखा है, उसकी प्राकृतिक सौंदर्य को छुपा रखा है, जैसे ये बादल रूपी जो घूंघट बने हुए हैं, आगे घूंघट आया हुआ है, वो निश्चित रूप से जैसे ही हटेगा तो हमें उसकी जो असीम जो सौंदर्य राशि है वो हमें हमारे सामने नजर आएगी। और तब यानी यहाँ पर एक तरह से आश्चर्य प्रकट करें कि जब वो प्राकृतिक सौंदर्य हमारे सामने होगा तब हमें उसकी सुंदरता बड़ी मतलब एक विचलित कर देने वाली होगी। हमें बड़ा आनंद आएगा उस दृश्य को देखकर। सचमुच मेरा दिल बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था। शुक्ल जी शांत थे, केवल मेरी ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा देते थे, जिसका अभिप्राय था कि वे भी इतने अधीर थे। कोसानी आया भी ही नहीं और मुँह लटका हुआ था, क्योंकि जो पहले का जो कोसाने से पहले जितना भी जैसा था हमारा मन विचलित हो उठा था कि हम किस क्षेत्र में आ गए, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जैसे ही कोसाने के बाद का जो दृश्य सामने आया वो एक अद्भुत नज़ारा पेश करने वाला था। तो यहाँ पर इस तरह से बच्चों वो कहते हैं कि जिससे हम मौज मस्ती के लिए मालूम यहाँ पर आए थे और वो हमें नज़र आ रही थी, तो इस तरह से जो उसका प्राकृतिक सौंदर्य था उसको देखकर हमारे मन के अंदर एक अलग ही प्रकार से मालूम व्याकुलता करने वाला था। तो इस तरह से वो कहते हैं कि कितने हम अधीर थे उसको देखने के लिए, और मुंह लटका हुआ था, हमने मुंह लटका भी लिया था। तो अब वो कहते हैं कि अब समझे यहाँ का जादू, मतलब जो पहले हमारे सामने उस कोसाने से पहले का दृश्य था, लेकिन अब हमारे समझ में आया कि किस प्रकार से हम मतलब हमारे अंदर एक मतलब उस जो कोसाने का जादू था वो ये जादू था जो हमें यहाँ पर खींच लाया था। और डाक बंगले के खान सामे ने बताया, मतलब उस डाक बंगले के जो खान सामे यानी संभालने वाला या उस बंगले के अंदर जो भी व्यक्ति मर जाते हैं उनकी सारी व्यवस्था करने वाला ऐसा व्यक्ति जो खान सामा था, उसने बताया कि आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, यानी कि उस समय की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं साहब कि 14 टूरिस्ट आकर हफ्ते भर पड़े रहे और बर्फ़ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही आसार खुलने के हो रहे हैं कि मतलब पहले वहाँ बिल्कुल भी बर्फ़ नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन आज तो ऐसा लगता है जैसे आज बर्फ़ चारों ओर नज़र आएगी, एक सब प्राकृतिक सौंदर्य नज़र आएगा। तो आप बड़े खुशकिस्मतशाली हैं कि आप बड़े समय पे आए हैं। जो पहले यहाँ पर बहुत सारे ऐसे 14 टूरिस्ट आए थे, उनको जिसके लिए वो आए थे यहाँ उनको ऐसा कुछ मिला नहीं, वो देख भी नहीं पाए थे। लेकिन आप बड़े किस्मत वाले हैं कि आज ऐसा आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। तो बच्चों आज हम अपना अध्ययन यहीं तक करते हैं बच्चों।
यानी इस तरह यात्रा वृत्तांत रूप में जो उत्तराखंड का वो कौसानी क्षेत्र है बच्चों, एक टूरिस्ट के रूप में। तो आपको भी जीवन में अगर कभी मौका मिले तो आप भी उस क्षेत्र में जाना, और उस जहाँ पर लेखक ने अपनी यात्रा तो वृत्तांत का वर्णन करते हुए, तो बच्चों ये भी हमें एक तरह गाइड ही कर रहे हैं कि अगर आप जाओगे तो किस तरह से आपको पहले का दृश्य नजर आएगा, किस तरह से आपको विचलित करने वाला होगा, थकावट भरा थकान देने वाला होगा, लेकिन उसके तुरंत बाद जैसा आपको कौसानी पहुंचने के बाद अकस्मात अचानक ऐसा आपको दृश्य मिलेगा जो आपको एक तरह से रोमांचित कर देगा। तो बच्चों आज हम अपना अध्ययन यहीं तक करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम कर्मानुसार कल आगे अपना अभ्यास करेंगे, आगे हम अपना अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आपको यहाँ पर यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी शब्द के अंदर अगर कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से आप बच्चों कॉल कर मैसेज करके पूछ सकते हैं बच्चों। तो मैसेज किया करो बच्चों, अगर आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो किसी और भाषा के अंदर, या आपको कोई आवाज़ के अंदर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है आपके पास, या आपको समझ में नहीं आ रहा, किसी भी प्रकार से आपको लग रहा है, तो आप मैसेज या कॉल करके आप सॉल्यूशन के रूप में बच्चों बोलेंगे, तभी हमें पता लगेगा कि आपको कोई समस्या कहीं हो रही है या नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और आशा करते हैं कि आप अपना वर्क अच्छी तरह समझते हुए करेंगे और अपना वर्क भी करते जाएंगे। साथ साथ में बच्चों आप नोटबुक भी भेजा करो अपना वर्क कंप्लीट कर और साथ साथ में वर्क अपना करते जाएंगे बच्चों, दोहरान करते हुए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो बच्चों देखा करो, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप शेयर भी किया करो। और हम आशा भी करते हैं कि आप हर एक बच्चा स्टूडेंट्स वीडियो को देखेगा और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेगा बच्चों। बाकी का हम जो ऑफलाइन क्लासेस होगी तो उसमें हम इसका पूरा दोहरान भी करेंगे, हर एक लेसन का जहाँ पे अपने को प्रॉब्लम आएगी उसको देखेंगे अच्छी तरह से दोहरान के रूप में, रिवीजन के रूप में। बाकी का हम आगे से आगे अपना वर्क थोड़ा ज़्यादा बड़ा है बच्चों बुक के अंदर, तो अपन जल्दी से करते जाते हैं। कहीं समस्या हो तो कॉल या मैसेज के द्वारा पूछेंगे। जय हिंद।